अनुपमा नहा धोकर तैयार हुई, माथे तक घूंघट किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। आते ही मम्मी जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही मम्मी जी ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। पैर छूना पुरानी बातें हैं, दिल में इज्जत होनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। और ये घूंघट क्यों बना लिया है? और मम्मी जी ने अनुपमा के सिर से घूंघट उठा दिया। मेज पर नाश्ता लग गया है, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो नाश्ता कर लो, मम्मी जी ने प्यार से कहा। अनुपमा ने अपनी भाभियों को ससुर व जेठ के साथ बराबर बैठकर खाते पीते नहीं देखा था। पहले तो वह थोड़ी सी झिझकी, फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पापा जी ने एक पकौड़ी का टुकड़ा मुंह में रखा और कहने लगे कि राम ने पकौड़ियाँ ठंडी कर दी हैं। अनुपमा कुर्सी से उठी और पकौड़ियों की प्लेट किचन में ले गई। कढ़ाई आंच पर चढ़ाकर पकौड़ियाँ गरम कर लाई। पापा जी खुश हो गए। घनश्याम घंटा भर पहले पानी फ्रिज से निकालकर जग भर के रख देता है, जब तक खाओ पियो पानी गर्म होने लगता है, विपिन ने कहा। अनुपमा ने पानी का जग उठाया, उसका पानी बाल्टी में उड़ेला, फिर फ्रिज से बोतल निकालकर जग में ठंडा पानी भरकर मेज पर रख दिया। भाभी, इतने नौकर घूम रहे हैं, किसी नौकर को आवाज़ दे देती। आप खुद क्यों दौड़ रही हैं? विभा ने भौहें सिकोड़कर कहा। सुधीर पहले दिन से ही अनुपमा को मिडिल क्लास मेंटलिटी का मानकर कुपित था और आज अनुपमा के बार बार खुद उठकर नौकरानी की तरह भागने से मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अतः विभा की बात समाप्त करते ही सुधीर फूट पड़ा। अपने घर में नौकर चाकर देखे हों तो नौकरों से काम लेना आए। अनुपमा सहम गई। उसे याद आया, माँ ने चलते चलते समझाया था, घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हों, अपने परिवार वालों का अपने हाथों से परोसने खिलाने से प्यार बढ़ता है, बड़ों का सम्मान होता है। सुधीर का ताना सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया। सब लोग उठे तो वह भी धीरे से उठकर कमरे में चली गई। अनुपमा को ब्याह कर ससुराल आए 2 हफ्ते हो गए थे। वह अपने पति सुधीर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। एक दिन सुधीर के कुछ दोस्त आने वाले थे। अनुपमा ने किचन में जाकर मठरियाँ सेंक कर रख दी, हलवा बनाकर हॉट केस में रख दिया। नौकर से समोसे बाहर से लाने को कहकर जैसे ही वह बाहर निकली, वैसे ही एक साथ कई आवाज़ें सुनाई दी कि भाभी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आप कहाँ छिप कर बैठ गईं? अनुपमा धीरे से बाहर निकली और नमस्ते करके सिटिंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाभी जी, हम लोग ये सोचकर आए थे कि अपनी कुछ कहेंगे, कुछ आपकी सुनाएंगे, मगर आप तो छुई में की तरह सिमटी सिकड़ी चुपचाप बैठी हैं, सुनील ने कहा। छुई मुई तो हाथ लगाने से सिकुड़ती है, भाभी जी तो हमारी आवाज़ से ही सिकुड़ गई, जतिन ने हंसते हुए कहा। भाभी जी नई नवेली दुल्हन हैं, इतनी जल्दी कैसे खुल जाएंगी? ललित हंसकर बोला। तभी घनश्याम ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। हलवा कितना लजीज बना है, सुनील ने एक चम्मच हलवा मुँह में रखते ही कहा। और मठरियाँ कितनी खस्ता हैं, लगता है सारा सामान भाभी जी ने ही बनाया है, ललित ने मठरी तोड़ते हुए कहा। परंतु सुधीर ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए अनुपमा को ताना दिया। इन्हें चौका चूल्हे के सिवा और आता ही क्या है? अच्छा भाभी जी, आपको चौका चूल्हे के सिवा और कुछ नहीं आता? कहते कहते सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अनुपमा का मन झंझना उठा। माहौल को सामान्य बनाने के उद्देश्य से प्रियंक बोला, भाभी जी, सुना है आपके गांव के पास शारदा डैम बन गया है, वह बहुत रमणीय स्थल बन गया है। आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, डैम में जल विहार करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सुधीर, चलने का प्रोग्राम बनाओ। हाँ, इनके पिताजी के खेत खलिहान भी देख लेना। सुधीर को अनुपमा पर कटाक्ष करने की आदत सी पड़ गई थी। हाँ, आप लोग अवश्य आइए, आप लोग बड़े शहर में रहते हैं, आपने गांव नहीं देखे होंगे, आपको वे अजीबो गरीब लगेंगे। अनुपमा का स्वर हल्का सा कठोर हो गया था। क्या भाभी जी, आपके गांव में बैलगाड़ी से आते जाते हैं क्या? सुनील ने कुछ अज्ञानतावश कुछ व्यंगवश पूछा। नहीं भाई साहब, हम लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में हमारा फार्म है, पिताजी के पास जीप है, पिताजी जीप से फार्म देखने जाते हैं, अगर खुद जाकर ना देखें तो नौकर चाकर भट्ठा बैठा दें। अनुपमा के स्वर में दृढ़ता थी। थोड़ी देर गपशप करके दोस्त तो चले गए, परंतु सुधीर का असंतोष उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अनुपमा अपने कमरे में चली गई, जहाँ से उसने सुना सुधीर माँ के पास बैठा बड़बड़ा रहा था। माँ, आपने कितने दकियानूसी परिवार की लड़की मेरे गले बांध दी,
आखिर मुझ में क्या कमी है? स्मार्ट हूँ, ऊंची पोस्ट पर हूँ। मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार थीं, परंतु आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। अनुपमा कितनी पिछड़ी है, न उठने बैठने की तमीज़ है, न बोलने का सलीका। 4 लोग आए तो सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। बोली तो ऐसे बोली मानो पत्थर मार रही हो। उस दिन एक दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया तो सब लड़कियां तालियां बजा बजा कर हैप्पी बर्थडे गा रही थीं। ये मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थी। कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, सर्दी में शिफॉन और गर्मियों में सिल्क पहनकर चल देती है। एक हाई हील के सैंडल लाकर दिए तो पहनकर तो चलते ही गिर पड़ी। मुझे तो बहुत शर्म आती है। मेरे दोस्त अरुण की शादी अभी हाल में ही हुई है। उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। अरुण बता रहा था, लेडी संगीत में उसकी छोटी बहन ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया तो उसने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। सुधीर गुस्से से कहता चला जा रहा था कि माँ ने बीच में टोका, बेटा वे लड़कियां फर्राटे से अंग्रेजी बोल लेती होंगी, बढ़िया डांस कर लेती होंगी, परंतु घर गृहस्थी के काम में अक्सर उन्हें कुछ नहीं आता है। अंग्रेजी बोल लेना, नाच लेना थोड़े दिनों की चकाचौंध है, बाद में घर गृहस्थी ही काम आती है। सामने त्रिपाठी जी के बेटे की बहू को देखते हो, स्मार्ट है, फर्राटे की अंग्रेजी बोलती है, संगीत में प्रभाकर की डिग्री ले रखी है, परंतु मिसेस त्रिपाठी दिन भर काम में जुटी रहती हैं। बहू रानी कमरे में पलंग पर लेटकर स्टीरियो सुनती रहती है। न सास की लाज, न ससुर की इज्जत। अनुपमा सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घरेलू वातावरण में पड़ी बड़ी है, शहर में रहकर सब सीख जाएगी। माँ ने सुधीर को समझाते हुए कहा, माँ घर गृहस्थी का काम तो एक अनपढ़ लड़की भी कर लेती है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि घर गृहस्थी के काम के लिए एक नौकर रख सकता हूँ। आजकल शहरों में जगह जगह रेस्टोरेंट व होटल खुल गए हैं। फ़ोन कर दो, मनपसंद खाना घर बैठे आ जाएगा। कुछ सोशल लाइफ भी तो होती है। सुधीर की बातें अनुपमा कमरे से सुन रही थी। उसका एक एक शब्द उसका मन चीरता चला जा रहा था। अनुपमा को अपनी माँ पर भी क्रोध आया कि उन्होंने कितने पुराने संस्कारों में उसे ढाल दिया। उसने महिला कॉलेज से बीए पास किया था और साइकोलॉजी से एमए करना चाहती थी। साइकोलॉजी केवल क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, जहाँ सह शिक्षा थी। लड़के लड़कियाँ एक साथ में पढ़ते थे। माँ कितनी मुश्किल से क्राइस्ट चर्च में एडमिशन के लिए तैयार हुई थी। अनुपमा कॉलेज जाती थी तो माँ की हिदायतों की पूरी लिस्ट उसे दे देती थी कि लड़कों के पास मत बैठना, लड़कों से बात मत करना, अगर कुछ पूछना ज़रूरी हो तो नीचे नज़र डालकर धीरे से बोलना। माँ ने कितने उदाहरण दे ढाले थे कि सीधी सादी लड़कियों को कॉलेज के लड़के बरगलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाज़त माँ ने कभी नहीं दी। इसी कारण उसका एमए का डिवीज़न बिगड़ गया था। माँ ने घर से अकेले कभी निकलने ही नहीं दिया। एक दिन माँ के साथ वह पिक्चर देखने गई थी। उसके पास एक लंबी लड़की बॉय कट बालों में जीन्स पहने बैठी थी। अंधेरे में माँ को शक हुआ कि यह लड़का है। माँ उचक उचक कर देखने लगी तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, और यह लड़का नहीं लड़की है। उसके मुंह से चिल्लाहट भरे स्वर ऐसे निकले कि आसपास के लोग उन्हें घूर कर देखने लगे। माँ तो आश्वस्त होकर बैठ गई थी, परंतु उसका मन पिक्चर में फिर न लग सका। अगर इतने पुराने संस्कारों में पाला था तो इतने एडवांस घर में उसकी शादी क्यों कर दी, जहाँ शालीनता को मूर्खता समझा जाता है। एक दिन माँ कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, जहाँ नौकर चाकर कार बंगला जाते ही मिल जाएं। माँ की कितनी निर्मूल धारणा है। ऐसे बड़े घर का क्या करना जहाँ भौतिक सुख की सारी सुविधाएं हों, परंतु मन को एक पल भी चैन न मिले। एक शाम कपड़े पहनकर तैयार होकर सुधीर कहीं जा रहा था। उसने इतना ही पूछ लिया था, कहाँ जाने की तैयारी है? सुधीर कितनी ज़ोर से बिगड़ पड़ा था। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता बैठता हूँ, किससे बात करता हूँ, इसमें तुम अब हर समय टांग अड़ाने वाली होती कौन हो? तुम्हें हाई सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज़ नहीं है तो क्या मैं भी उठना बैठना बंद कर दूँ? अनुपमा के संस्कार परंपरागत अवश्य थे, परंतु उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। रोज रोज का अपरोक्ष तिरस्कार तो वह किसी प्रकार सहन कर लेती थी, पर इस अनावश्यक प्रताड़ना से उसके मन में विद्रोह जाग उठा। उसने सोच लिया कि वह अपने को बदलकर सुधीर को सीख जरूर देगी। अगले जाड़ों में दिल्ली में उसकी सहेली लता की बहन की शादी थी।
उसने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ मम्मी जी के नाम एक विनयपूर्वक पत्र भी लिखा था। अनुपमा को इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दें। मम्मी जी ने पत्र सुधीर को दिखाया। सुधीर के पास छुट्टी नहीं थी और अनुपमा के प्रति उसके मन में ऐसी खटास थी कि उसे अनुपमा से कुछ दिन दूरी की बात राहत देने वाली लगी। उसने उसे अकेले चले जाने को तुरंत कह दिया। जाने के लिए निश्चित हुए दिन सुधीर अनुपमा को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बैठा आया। ट्रेन के चलते ही अनुपमा ने भी एक स्वतंत्रता की सांस ली। उसके मन में स्फूर्ति भरती जा रही थी। रास्ते के दृश्य उसे बहुत सुहावने लग रहे थे। नई दिल्ली स्टेशन पर उसकी सहेली लता व उसके पति शैलेंद्र उसे लेने आए थे। अनुपमा के ट्रेन से उतरते ही लता अनुपमा से लिपट गई। कॉलेज छोड़ने के एक अरसे बाद दोनों सहेलियां आपस में मिल रही थीं। लता के घर पहुंचकर अनुपमा को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। विवाह हेतु घर की सज्जा सुरुचिपूर्ण थी। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। केले के पत्तों व फूलों से सजाया गया था। बाहर पंडाल में बारातियों के बैठने व खाने पीने की व्यवस्था थी। मेहमानों से घर भरा था। बारात मेरठ से दिल्ली आ रही थी। दूसरे दिन शाम को बारात खूब धूमधाम से चढ़ी। दूल्हा पक्ष के लड़कों व कन्या पक्ष की लड़कियों में खूब हंसी मजाक चल रहा था। हंसी के फुहारे छूट रहे थे। अनुपमा इस प्रकार के खुलेपन को आश्चर्य से देख रही थी। रात में विवाह हुआ। दूसरे दिन अपराह्न को बारात विदा होने वाली थी। सुबह चाय नाश्ते के बाद वर पक्ष की कुछ चुलबुली लड़कियों ने कन्या पक्ष के कुछ मन चले लड़कों को घेर लिया। लच्छेदार मीठी मीठी बातें की और शहर घुमाने का प्रोग्राम बना डाला। लड़कियां लड़कों के साथ घूमी, खूब घूमी, पिक्चर देखी और रेस्टोरेंट में खाना खाया। बाद में लड़कों को अंगूठा दिखाकर बारातियों में आ मिली। अनुपमा ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि लड़कियां आपस में ठहाके लगा रही थीं। बड़े मजनू बने चले थे। 2-4 हज़ार रुपयों के चक्कर में तो आ ही गए होंगे। सबको याद रहेगी मेरठ की लड़कियां। अब अनुपमा सुधीर की तथाकथित स्मार्टनेस का मतलब समझ रही थी। बारात विदा होने के दूसरे दिन अनुपमा का वापस जाने का प्रोग्राम था, परंतु लता ने मम्मी जी को फ़ोन करके अनुपमा को कुछ दिन रोकने का आग्रह किया तो मम्मी जी मान गईं। 2 दिन में सब मेहमान विदा हो गए। अब अनुपमा को सुधीर के कटाक्ष रह रहकर याद आने लगे थे और उन्हें सीख देने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लता के साथ अनुपमा ने कनॉट प्लेस जाकर जीन्स, ट्राउज़र, लो कट टॉप, कमीज आदि खरीदे। सैलून में जाकर फेशियल कराया और बाल सेट कराए। लता ने उसे बताया कि जीन्स टॉप पहनकर अनुपमा खूब सुंदर और मॉडर्न लग रही थी। शाम को लता के साथ अनुपमा क्लब गई। क्लब में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उन्मुक्त डांस करने लगे तो कुछ लड़कों ने अनुपमा के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। तब सिरदर्द होने का बहाना बनाकर अनुपमा अपनी कुर्सी पर बैठी रही, परंतु वह डांस करते हुए जोड़ों के हाव भाव एवं पद संचालन को भली भांति देख रही थी। जरूरत पड़ने पर वह सुधीर के सामने डांस भी कर सकने हेतु अपने आप को तैयार कर रही थी। यह काम लगभग प्रतिदिन चलता रहा। पहले दिन से ही अनुपमा लता की फैमिली में घुल मिल गई थी और जल्दी ही उसके भाइयों के साथ उसने खुलकर बात करना सीख लिया था। जल्द ही आधुनिक सोशल लाइफ लीड करने को उसने अपने को तैयार कर लिया। लता के पति शैलेंद्र ने अनुपमा को लखनऊ वापस जाने के लिए एसी में बर्थ रिजर्व करवा दी। 2 सप्ताह बीत जाने पर लता और शैलेंद्र अनुपमा को ट्रेन में बैठा आए। अनुपमा ने बादामी ट्राउज़र व मैचिंग टॉप पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटक रहे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था। इस ड्रेस में अनुपमा बेहद आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में बर्थ पर अधलेटी सी वह इंग्लिश का एक नॉवेल पढ़ने लगी थी। दूसरी बर्थ पर एक नवयुवक कब आ गया उसने ध्यान ही नहीं दिया। आप लखनऊ में रहती हैं? आवाज़ सुनकर अनुपमा चौंक गई। हाँ, मैं पिछले कई सालों से लखनऊ में ही हूँ, अनुपमा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मेरा नाम विजेंद्र कुमार शुक्ला है। आप चाहें तो मुझे विजय कह सकती हैं। मैं आर्मी में कैप्टन हूँ। मेरी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में है। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा हूँ। मेरा घर लखनऊ में गोमती नगर में है। कहते कहते विजय ने अपना विजिटिंग कार्ड अनुपमा के आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद कहकर अनुपमा ने कार्ड ले लिया। कैप्टन शुक्ला उसे कुछ बातूनी तो लगा, परंतु उसका बेझिझक एवं निर्भीक व्यवहार अच्छा भी लगा। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? विजय ने पूछा।
मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रहकर मैंने एमए किया, पास किया है। इस समय अपनी बहन के पास निराला नगर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। इसी सिलसिले में दिल्ली गई थी। अनुपमा ने सफ़ेद झूठ बोला था। आज उसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने में बच्चों द्वारा किए जाने वाले खेल जैसा मज़ा आ रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, विजय ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मुझे भी, अनुपमा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर रास्ते में विजय तमाम बातें करता रहा और अनुपमा उत्सुकता से सुनती रही। जब लखनऊ स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी तो अनुपमा ने सिर उठाया। देखा कि सुधीर डिब्बे के पास खड़ा है, उसे लेने आया था। विजय, तुम्हारे साथ रास्ता कितने जल्दी पार हो गया, पता ही नहीं चला। अनुपमा ने इतनी ज़ोर से कहा कि सुधीर सुन ले। अभी तो 1 महीना लखनऊ में ही हूँ, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। विजय ने अभी तक सुधीर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आपका फ़ोन नंबर पास है, फ़ोन करती रहूँगी। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। अनुपमा जानबूझकर खूब ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अनुपमा ने बड़ी आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए विजय से हाथ मिलाया और अटैची हाथ में लेकर खटाखट नीचे उतर गई। सुधीर आश्चर्य से कभी अनुपमा को तो कभी विजय को देख रहा था। उसके बोलने की शक्ति समाप्त हो गई थी। अरे भाई जल्दी चलो, क्या सोचने लगे, बड़ी गर्मी है। प्लेटफॉर्म पर आते ही अनुपमा ने सुधीर का हाथ खींचते हुए कहा। सुधीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनुपमा के रंग ढंग देखकर वह भौंचक्का हो रहा था। चुपचाप चल दिया और अनुपमा के साथ कार में बैठकर घर आ गया। अनुपमा बेटी, 2 हफ्ते में तुम इतनी बदल गई, मम्मी जी ने अनुपमा को देखकर आश्चर्य से कहा। और मम्मी, इनसे पूछो कि ट्रेन में इनके साथ वह युवक कौन था जिससे ये हंस हंस कर बातें कर रही थीं और हाथ मिलाकर फिर मिलने का वादा करके आई हैं। सुधीर गुस्से में बोला। अरे मम्मी जी, वो विजय थे, आर्मी में कैप्टन हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। यहाँ गोमती नगर में अपने एक घर में 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। मम्मी जी, वे एक चित्रकार भी हैं। अपनी बनाई हुई कितनी सुंदर पेंटिंग उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है। वे प्रतिभावान होने के साथ साथ बहुत सोशल भी हैं। उनके साथ रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। ये कहते हुए अनुपमा ने कनॉट प्लेस से खरीदी हुई एक पेंटिंग मम्मी जी के सामने रख दी। अच्छा, तो अब आप उनका प्रेजेंट भी लेने लगी। सुधीर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, पत्नी तो हम आपकी ही रहेंगी। घड़ी 2 घड़ी किसी से हंस बोलकर मन बहला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अनुपमा ने सुधीर द्वारा कहे शब्दों को दोहरा दिया। सुधीर गुस्से से पागल हो रहा था। उससे आगे कुछ बोला नहीं गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। अनुपमा बेटी, राम ने खाना मेज पर लगा दिया है, नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो, फिर कुछ खा पी लो, मम्मी जी ने उस समय बात को टालते हुए कहा। अनुपमा बाथरूम में चली गई। नहा धोकर साड़ी पहनकर बाहर निकली। तब मम्मी जी उसकी ओर देखकर बोली, अनुपमा, साड़ी पहनकर तुम कितनी सुंदर लगती हो। ये मॉडर्न कपड़े अपनी बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। अपने देश का पहनावा तो साड़ी ही है। मम्मी जी, मेरी समझ में नहीं आता मैं उनको कैसे खुश करूं। इतने दिनों से वे मुझे दकियानूसी, अनसोशल कहते रहे और अब जब कुछ नया सीखा है तो भी खुश नहीं है। अनुपमा ने अपने मन की बात कही। सुधीर आज अनुपमा को विजय के साथ घुल मिलकर बोलते देखकर उद्विग्न था और बगल के कमरे में उसकी और मम्मी की बातें सुन रहा था। अनुपमा की बातें सुनकर वह वहीं आ गया और अपनी सफाई देता हुआ और मम्मी की ओर देखता हुआ बोला, मम्मी, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि अनुपमा जीन्स और लो कट टॉप पहनकर अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए और गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती फिरे। सुधीर का रुआंसा सा मुँह देखकर अनुपमा समझ गई कि सुधीर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा मम्मी जी, मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा खा पी लूँ, तब बात करेंगे। कहते कहते अनुपमा डाइनिंग रूम की ओर चल दी। वह अपनी सफलता पर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी।